हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई प्रॉमिस्ड मैं फिर से अपनी डी डोमिनेटर सीरीज़ की अपनी अगली क्लास, इस बार केमिस्ट्री की क्लास 3, जिसमें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इफ़ एट ऑल यू वांट दिस PDF यू विल हैव टू पे ₹99। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, दीज लेक्चर सीरीज़ आर फ्री टू ऑल। आप इससे नोट्स ज़रूर बना सकते हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले जितने भी टाइप्स की बॉन्ड्स होती है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, सबसे पहले उसको कवर करेंगे। केमिकल बॉन्ड इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टुगेदर। आपको जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख ही चुके हैं, क्लास 1 क्लास 2 में हम सब, हमारी बॉडी क्या सबसे बेसिक बहुत सारे मॉलिक्यूल से बनी है, और इन मॉलिक्यूल के सबसे छोटे कण जिसको इंडिपेंडेंटली जो एग्जिस्ट कर सकता है उसे हम लोग कहते हैं एटम। ठीक है, तो बहुत सारे मान लीजिए ये एक बॉडी है, इसकी एक एटम है, और ये दूसरी बॉडी है, इसकी ये दूसरी एटम है। तो इसको इसके साथ अगर मिल के कोई एक नया कंपाउंड बनाना है जिसमें ये दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन, जहाँ पर एक ही शरीर के दो अलग अलग एटम्स या दो अलग अलग एटम्स दो अलग अलग शरीर के मिलके बॉन्ड बनाते हैं। तो इट इज़ नथिंग बट एन अट्रैक्टिव फोर्स। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, सबसे पहले आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो याद रखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है, आयोनिक बॉन्ड भी सेम बिल्कुल वही है। इट इज़ द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जैसा कि आप इस इमेज पे देख सकते हैं, इसके पास ये एक एटम था, इसके पास यहाँ पर ये 2, ये 4, ये 6, और यहाँ पर ये एक लौता एटम था। तो इसने क्या किया, अपना ये जो एक एटम था ये इसे कम्प्लीटली इसे डोनेट कर देता है। जैसे कम्प्लीटली डोनेट कर देता है तो इसके आउटर शेल में क्या इवन नंबर ऑफ पेयर्स बन जाता है। ये रहा एक पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसके साथ ये बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। और इसे भी स्टेबल करने के लिए मान लीजिए 8 चाहिए था, लेकिन इसके पास कितनी थी, मात्र एक थी, तो बाकी 7 तो इसके पास थे ना, तो ये इसके साथ शेयर कर देता है, ये भी इसके साथ शेयर कर देता है। तो इससे क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ एटम्स भी हो गया और दोनों बिल्कुल स्टेबल भी हो गए। दे आर सॉल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर कोवैलेंट कॉम्पाउंड्स। तो ये नॉन पोलर कोवैलेंट कॉम्पाउंड्स क्या है ये जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आप ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए कि दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, बस इतना ही याद कर लीजिए काफ़ी है। दे आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड नॉन इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर कोवैलेंट कॉम्पाउंड्स। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो जब पिघली हुई अवस्था में रहता है या जब पानी में डिजॉल्व होकर रहता है, दोनों ही कंडीशंस में क्या इलेक्ट्रिसिटी को ये लोग कंडक्ट करते हैं। अदरवाइज इन सॉलिड स्टेट दे आर बैड कंडक्टर्स। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। तो ये कुछ छोटी छोटी खासियत थी जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आता है कि चलो बताओ कि इनमें से कौन सा आयोनिक है, कोवैलेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनमें से कौन सा किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहता है, इसे अरेंज करना रहता है, किसके बाद कौन आता है। तो उसके लिए आपको तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता रहनी चाहिए। तो ये हुई आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद आती है कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर बॉन्ड। It is the bond that involves the sharing of electron pairs between atoms. शेयरिंग, तो वहाँ पर क्या था, पहली वाले में था कंप्लीट ट्रांसफ़र, इसमें क्या था शेयरिंग। क्या है, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जैसे कि मान लीजिए ये एक एटम है, एटम के ये लास्ट वाला ऑर्बिट है, वैलेंस ऑर्बिट है, यहाँ पर मान लीजिए टोटल या इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थी। ठीक है, 3 में से मान लीजिए ये एक ही इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर करता है, तो बचे क्या, ये दोनों बच गए, तो इसे ही कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद लिखा है
दे जनरली डोंट डिजॉल्व वेल इन वाटर, जबकि पहले वाले में हमने पढ़ा आयोनिक बॉन्ड में क्या पढ़ा हमने, दे डिजॉल्व वेरी वेल इन वाटर। ठीक है, तो इसलिए आपको डिफरेंस पता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जबकि इससे पहले क्या पढ़ा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इससे पहले हमने पढ़ा दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। दे टेंड टू बी सॉफ्ट एंड रिलेटिवली फ्लेक्सिबल, जबकि हमने पहले वाले में पढ़ा दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। उसके बाद दे फॉर्म डायरेक्शनल बॉन्ड्स। अब ये डायरेक्शनल बॉन्ड्स क्या होता है जानने की कोई ज़रूरत नहीं, बस याद कर लेना कि कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पर मैंने ये कुछ एग्जांपल्स लगा दी है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूँ, ये जितनी भी टाइप की बॉन्ड्स है अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं और आगे बहुत सारे के रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। आपको जब भी कोई मॉक टेस्ट में किसी चीज़ का एग्जाम्पल दिख रहा है तो वो एग्जाम्पल को ज़रूर से नोट कर लीजिए। यानी मान लीजिए यहाँ पर एक मॉक आया जिसमें लिखा है कि NH3, NH3 इनमें से कौन सा टाइप का बॉन्ड शो करता है, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको पता रहेगा कि चलो भाई NH3 तो अपना कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर बॉन्ड शो करता है। तो बस आपको ये नोट करके रखना है कि भाई NH3 तो कोवेलेंट बॉन्ड से बिलोंग करता है। अभी आगे हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तो अभी अगर पूछ ले कि चलो बताओ कि एसिड और बेस में जो रिएक्शन होता है जिससे सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो आपको ये पता रहना चाहिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनकी है। क्यों? क्योंकि ना एग्जाम्पल से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि ये वाला रिएक्शन, ये वाला बॉन्ड किस टाइप की कैटेगरी पे पड़ता है। तो उसके लिए आपको भले कैटेगरी क्या है, कैटेगरी का मतलब क्या है वो जानने की कोई ज़रूरत नहीं, बट एग्जाम्पल उस कैटेगरी से बिलोंग करता है ये जानना ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दे आर द स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच वन एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर एटम। पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, कंप्लीट शेयर, सॉरी कंप्लीट, क्या था वो वर्ड, कंप्लीट डोनेशन। उसके बाद था शेयरिंग। उसके बाद यहाँ पर क्या है, वन एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर एटम। तो यहाँ पर जैसे कि ये वाला एग्जांपल में देखिए, इसे ज़रा सा मिटा देते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इसमें देखिए लिखा है यहाँ पर पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। यहाँ पर देखिए एक पेयर बन गया ना इसका, यहाँ पर एक पेयर बनी हुई है, ये दूसरी बनी हुई है और ये तीसरी बनी हुई है। तो इससे स्टेबल होने के लिए एक पेयर चाहिए और इसके पास वो एक पेयर है। तो ये क्या करता है, ये दोनों एक साथ ये क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं वो चीज़ को, शेयरिंग ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके पास ज़्यादा था वो और इसके पास जो कम था, दोनों म्यूचुअली उसे शेयर करके ये चीज़ खुद को स्टेबल करता है। ये हुई अपनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके बाद लास्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो जनरली हमें वाटर या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स में पोलर कंपाउंड्स में देखने को मिलती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव डाइपोल टू डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड एन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक ये हुबहू मैंने SSC MTS 2019 के एग्ज़ाम से डायरेक्ट उठाई हुई है, जिसमें डायरेक्टली लिखा हुआ था कि ये कौन सा टाइप का बॉन्ड है, आपको ये स्टेटमेंट से पहचान के बताना है। तो जहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड लिखे, आप बस सोचना नहीं है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। ठीक है, तो कभी कभी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन दे देता है बट आंसर उसमें ही छुपा हुआ रहता है। दिस बॉन्ड कैन ऑकर बिटवीन मॉलिक्यूल्स और विद इन पार्ट्स ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अपने ही अंदर या दो अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर ये बॉन्ड हो सकता है। दिस बॉन्ड टेंड्स टू बी स्ट्रॉन्गर देन वैन डर लीवाल्स फोर्स बट वीकर देन कोवेलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड। वीकर यानी बहुत ज़्यादा वीक रहता है, जो पहले 2-3 टाइप के हमने बॉन्ड्स पढ़ी उससे काफ़ी ज़्यादा वीक रहता है अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हुई अपनी 4 टाइप की बॉन्ड्स। अब उसके बेसिस पे 2 टाइप के मेन रिएक्शन, एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक है रिडक्शन रिएक्शन।
ऑक्सीडेशन में क्या होता है? द प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिए, लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अभी आप खुद सोचिए, अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है यानी उससे इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रही है, तो वो कौन सा चार्ज अटेन करेगा? वो पॉजिटिव चार्ज अटेन करेगा। लेकिन रिडक्शन में क्या होता है? गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन। अगर वही इलेक्ट्रॉन घूम के वापस आ रही है यानी नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ रही है, ये जो माइनस सिंबल है ये क्या इंडिकेट करता है? ये नेगेटिव चार्ज इंडिकेट करता है। तो अगर आप गेन 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 ही किए जा रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा और आपकी चार्ज धीरे धीरे करके नेगेटिव की ओर बढ़ने लगेगी। अच्छा, द सब्सटेंस विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पर क्या लिखा था? लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। वो जो प्रोसेस है जहाँ से लूज हो रहा है उसे तो कहते हैं ऑक्सीडेशन, लेकिन जो खुद लूज कर रहा है उसे कहते हैं वो क्या हो गया है? वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ऑक्सीडाइज्ड हो गया है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स बट इटसेल्फ गोज रिडक्शन। तो ये 3 स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। ठीक उसी तरह ये 3 स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग। और यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल सबको याद करने अनिवार्य है, क्योंकि ना बार बार पूछा था कि बताओ कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S क्या है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है या ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो मैंने जैसा कि आपको बताया ये चैप्टर बिल्कुल एग्जाम्पल से भरा हुआ है और ये एग्जाम्पल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो, तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन का RE और ऑक्सीडेशन का OX, तो इसे कहता है रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो यहाँ पर मैंने 6 टाइप की रिएक्शंस लिखी हुई है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या है? जहाँ पर 2 और मोर रिएक्टेंट्स फॉर्म वन प्रोडक्ट। जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं A प्लस एक्स इक्वल्स टू AX। कॉम्बिनेशन, 2 या 2 से अधिक चीज़ कॉम्बाइन कर रहे हैं और मिलके एक चीज़ बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन नॉर्मल। डीकॉम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन का बिल्कुल अलग है। यहाँ पर 2 चीज़ पहले साथ में थे, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर, तो कॉम्बिनेशन का बिल्कुल अपोजिट है डीकॉम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? यहाँ पर देखिए, डिस्प्लेसमेंट में मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, नाम से ही पता लग रहा है डिस्प्लेस यानी वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, वो टूट नहीं रहा है, बस उसकी जगह कोई दूसरा ले रहा है। यहाँ पर पहले A के साथ कौन था? B था और C अलग था, लेकिन अब देखिए A अलग हो गया और B और C मिल गए। तो अभी भी एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 अलग अलग एटम्स मिले हुए हैं, लेकिन उसकी जगह कोई दूसरा ले चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो चुका है। ठीक उसी को आगे बढ़ाते हुए डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो जाए। यहाँ पर है डबल डिस्प्लेसमेंट, ज़रा रुकिए, यहाँ पर A B एक साथ थे, C D एक साथ थे, अब A D एक साथ है और C B एक साथ है। तो जब हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा तब वहाँ पर क्या था? A B प्लस C इक्वल्स टू A प्लस बी सी। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, A की जगह C ने ले ली। ठीक है, बट यही चीज़ अगर 2 बार हो जाए, A की जगह C ले लिया, D की जगह B ले लिया, तो उसे कहता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सब बस बड़े बड़े नाम हैं, कॉन्सेप्ट्स तो बिल्कुल सिंपल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। इस पे बनने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो अभी आपको दे देगा तो आप एग्जाम में मार दोगे डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता रहना चाहिए, लेकिन उस पर बेस एग्जाम्पल्स भी आपको पता रहना चाहिए। कंबशन रिएक्शन, इट ऑकर्स व्हेन अ कंपाउंड यूजुअली वन कंटेनिंग कार्बन combines with the oxygen gas in the air। कंबशन यानी हीट का प्रोडक्शन होगा। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक हीट प्रोडक्शन हो, तो उसे हम लोग कंबशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये एक टेबल है जिसमें मैंने लिखा है एक तरफ कॉमन नेम जैसे कि बेकिंग सोडा,
बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये रही उसकी केमिकल फार्मूला। तो जैसे कि अभी मान लीजिए एग्जांपल में पूछ देता है सबसे पॉपुलर क्या है, जिप्सम, तो आपको पता रहना चाहिए कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, इसे क्या कहते हैं, CaSO4 2H2O। ठीक है। अच्छा वो कहाँ गया अपना, हाँ यहाँ पर है, ब्लीच लिक्विड ब्लीच सॉलिड। तो यहाँ पर सबकी मैंने यहाँ पर साइंटिफिक नेम भी दे दी है और यहाँ पर मैंने उसकी फॉर्मूला भी दे दी है। तो ये वाली टेबल आप खुद से याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने नीचे थोड़ी सी स्पेस छोड़ी हुई है, वो इसीलिए क्यों ना ये PDF जब आपको मिलेगा, मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स के कुछ क्विक फैक्ट्स हर केमिस्ट्री के क्लास के नीचे आपको मिल जाएंगे। जैसा कि विच इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट, विच इज़ द हेवीएस्ट एलिमेंट, which is the first element, which is the last element in the periodic table, how many elements are there that cannot be further subdivided। तो ये सब कुछ क्विक फैक्ट्स मैं यहाँ पर ऐड करके ही आपको ये PDF दूंगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसकी इतनी है कि मैं अगर PDF बनाने जाऊँ तो मिनिमम 10 से 12 पेज की एक PDF बनेगी। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। आपका काम है जब भी आप कोई मॉक टेस्ट से कोई भी एग्जांपल आपको देखने मिले तो आप बस नोट कर लीजिएगा कि भाई ये डबल डिस्प्लेसमेंट में आता है, ये न्यूट्रलाइजेशन में आता है, ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाय।